नमस्कार। आज हम कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 9वां पढ़ेंगे, मृदा या मिट्टी। तो मिट्टी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका कार्य क्या है? ये पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है। जैसे तेज हवा का बहाव होता है तो वहाँ क्या है कि पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, उससे कौन बचाती है? मिट्टी बचाती है। उन्हें जल और पोषक तत्वों की आपूर्ति करती, वृद्धि करती है, ठीक है ना। मिट्टी के अंदर क्या है? बहुत सारे पोषक तत्व पाया जाता है, पानी पाया जाता है बारिश का। तो ये सब दोनों क्या है? मिट्टी देती है जड़ों को, और जड़ें आगे तने और पत्तियों तक पहुँचाती है। ये अनेक जीवों का आवास है। बहुत सारे जीव है, बिल खोद कर रहते हैं, कुत्ते घुरी बना कर रहते हैं, ठीक है ना। घुरिया ने छोटा सा खड्डा खोद कर, ठीक है। और कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है ना। खेती कहाँ करते हैं? किसान खेती जमीन पर करता है, वो भी मिट्टी में होती है। कृषि हम सभी को क्या है? खेती हम सभी को क्या देती है? भोजन देती है, कपड़ा देती है और आश्रय देती है। कपड़े कैसे देती है? कपड़े क्या है? ऊन कपास आदि से बनते हैं, कपास से बनते हैं, तो कपास क्या है? उगती है, ठीक है ना। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न अंग है ना। मृदा क्या है? हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की सौंधी गंध सदैव ताजगी होती है। और खेतों में अगर आप कहीं कभी जाए तो बारिश के बाद उसकी मनमोहक सुगंध देखने लायक होती है। अब मृदा या मिट्टी क्या है? जीवन से भरपूर है। एक बार क्या है कि ये मर्द पहली और बुजुर्ग ने केंचुए को मिट्टी से बाहर निकलते देखा, तब वो जान गए कि इसके अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है। तो आप भी क्या है, अलग अलग जगह की मिट्टी लेकर आप परीक्षण कर सकते हैं कि कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। जैसे बगीचे की मृदा है तो उसमें क्या है कि घास पाई जाती है, चींटी या अन्य कोई जीव पाए जाते हैं। सड़क के किनारे की मृदा होती है, वहाँ पर कंकर पत्थर पड़े होते हैं, छोटे छोटे पौधे उगे होते हैं। जहाँ जहाँ निर्माण कार्य हो वहाँ उसमें उसमें बजरी पाई जाती है, चींटी सभी जगह पाई जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा छोटे जीव चूहे वगैरह भी वहाँ आसपास दिख जाते हैं जो बिल खोद के रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो सड़क के किनारे की मिट्टी और क्या है, जो बगीचे की मिट्टी है उसमें प्लास्टिक की थैलियाँ पाई जाती है। इसके लिए कौन? मानव खुद जिम्मेदार है। हम बगीचे में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर बिस्किट वगैरह के वेफर फेंक देते हैं। अब पॉलीथीन की थैलियाँ जो होती है वो क्या करती है? मिट्टी को प्रदूषित करती है ना, दूषित कर देती है। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाती है। इसलिए पॉलीथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग करनी चाहिए। मांग हो रही है, ठीक है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़कनाशी है ना कि बहुत सारे जो छिड़के जाते हैं खेत वगैरह में, डीडीटी जिसे जहर कहते हैं, ठीक है ना। वो पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं, उनसे भी क्या है? केमिकल्स होते हैं, वो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सबको कम करना चाहिए। बाजार जाए तो आप घर से थैला लेकर जाए, प्लास्टिक की थैली का कम से कम उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अब है सॉइल प्रोफाइल या ना मृदा परिच्छेदिका। इसके लिए क्या है कि आपको एक गिलास में पानी डालना है, पहले मिट्टी लेनी है थोड़ी सी, उसमें पानी डाल के आप छोटा सा डंडा या छड़ से हिला देंगे तो कुछ परतें बन जाएगी गिलास के अंदर। सबसे ऊपरी परत होगी वो होगी ह्यूमस, उसके नीचे जल, फिर मृतिका, बालू और बजरी। तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मृदा ह्यूमस क्या है? ह्यूमस है मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ है, वो क्या है? ह्यूमस कहलाते हैं। आपने शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सेलों, चट्टानों के से अपक्षय मृदा का निर्माण होता है। इस प्रक्रम को कहते हैं अपक्षय। किसी मृदा में उपस्थित उन सेलों पर निर्भर करती है ना। अपक्षय है ना, जो चट्टानें होती है उसी से कटकर क्या है? मिट्टी का निर्माण होता है। और इन वनस्पतियों की किस्मों पर भी निर्भर करती है जो इनमें उगती है। इसके अलावा मिट्टी कैसी होगी, वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उस पर भी निर्भर करती है, ठीक है। तो ये था मिट्टी का। आपके जल हो गया, जल के अंदर मृतिका यानी क्ले, बालू, बजरी। और बजरी कहाँ से आई? क्योंकि धीरे धीरे बनती है, पहले बजरी टाइप की बनती है। जब एक चट्टान टूटती है फिर वो महीन महीन होती जाती है तो बनती रहती है। और ह्यूमस में क्या होता है? सड़े गले पदार्थ होते हैं, मृत जीव होते हैं, जैसे पेड़ों की सूखी पत्तियाँ। अब बात करेंगे मृदा सह स्तर की, यानी मृदा परिच्छेदिका है ना कि अगर हम जैसे एक ज़मीन है, ज़मीन का सीधा खड़ा काट काटे ना तो उसमें कुछ परतें दिखाई देगी। ए सह स्तर स्थिति, बी सह स्तर स्थिति। पौधे की जड़ें इस ए स्तर में पाई जाती है, बी स्तर की ये इस प्रकार होता है, सी स्तर होता है, और नीचे नीचे आधार सेल होता है, ठीक है। तो हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी परत को ही देख पाते हैं ना, सबसे मिट्टी की जो ज़मीन है ऊपर को देख पाते हैं, नीचे की हम नहीं देख पाते। जैसे जैसे अंदर तक खोदेंगे तब वो दिखती है, इसके नीचे की परतों को नहीं देख सकते हैं। हम हाल ही में खोदी गई मृदा खाई के यानी कई बार खाई खोदी गई उसके ऊर्ध्वाधर भाग को देखें, मृदा की भीतरी परतें भी हम देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में उस स्थान को मृदा परिच्छेद देगा। जब ऊर्ध्वाधर या सीधा खड़ा काट कर यहाँ पर कहीं पर खाई खोदी गई तो हम अलग अलग परतें देख सकते हैं, उसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल।
इसे पहाड़ों पर, सड़क के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। सबसे ऊपरी परत सहिस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है। सबसे ऊपर कैसी होती है? गहरे रंग की, क्योंकि इसमें क्या होता है? ह्यूमस और खनिज से समृद्ध होती है ना, भरपूर होती है। ह्यूमस क्या करती है? मृदा को उर्वर बनाती है, उर्वर यानी उपजाऊ बनाती है, और पादपों को यानी प्लांट्स को पोषण या न्यूट्रिशन देती है। ये परत सामान्यतः मृदु होती है, सरंध्र या रंध्र युक्त होती है, थोड़ा थोड़ा गैप होता है, और अधिक जल धारण करने की क्षमता होती है इसके अंदर। वाटर कैपेसिटी यानी जल को अपने अंदर लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसे शीर्ष मृदा भी कहते हैं, या असंस्तर स्थिति भी कहते हैं। शीर्ष मृदा कर्मिकों, कृंतकों और छछूंदरों, भृंगों जैसे अनेक जीवों को आवास भी देती है ना। छोटे छोटे जीव होते हैं, इसमें आवास होते हैं। छोटे पादपों की जड़ें भी शीर्ष मृदा में, ऊपरी मृदा में स्थित होती है। अब शीर्ष मृदा के नीचे क्या होती है? वहाँ पर क्या परत में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन खनिज या ना खनिज ज़्यादा होते हैं। ऊपरी परत में तो हमें ह्यूमस भी है और खनिज भी है, लेकिन निचली परत में इसमें सिर्फ खनिज ज़्यादा है, ह्यूमस कम है। यह परत सामान्यतः अत्यधिक कठोर और सघन होती है। इसमें क्या है कि रंध्र नहीं होते, एकदम गैप नहीं होते मिट्टी के कणों के बीच में, एकदम ऐसे होती है, ठीक है, सघन होती है। इसे क्या कहते हैं? बीस्तर या मध्य परत। तीसरी परत होती है यह सहिस्तर, सहिस्तर कहलाती है, जो दरारों और विद्रोह के सेलों के छोटे ढेलों की बनी होती है, यानी छोटे छोटे गैप होते हैं इसके बीच के अंदर, ठीक है ना। ऐसे इस परत के नीचे होती है, सबसे नीचे होती है आधार सेल, जो सबसे कठोर होती है। इसे फावड़े से खोदना भी कठिन होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा कठोर होती है सबसे नीचे की परत, ठीक है। अब मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं? तो मिट्टी 3 प्रकार की होती है, बलुई, मृणमयी और दोमट, ठीक है। मृदा कोश में पाए जाने वाले विभिन्न, सबसे यहाँ पर पहले मिट्टी की परिभाषा दे रखी है, वो पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो क्या, जैसा कि आप जानते हैं, सेलों यानी जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, अब से विभिन्न प्रकार के पदार्थों के छोटे छोटे कण बनते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी शामिल है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल सेल पर निर्भर करता है जिससे उसके कण बने, यानी कि बालू और चिकनी मिट्टी कितनी होगी एक मिट्टी के अंदर, वो उस पर जिस पहाड़ी से, किसी टुकड़े से बने पहाड़ के, उस पर निर्भर करती है। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण क्या है? मृदा कहलाता है। ये मृदा की परिभाषा की, सेल कण होते हैं ना, पहाड़ के कण होते हैं, और जो ह्यूमस है इसका मिश्रण क्या है? मिट्टी कहलाता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, पादप मूल और केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इसके अलावा मिट्टी में क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और केंचुआ जो किसान का मित्र कहलाता है पाया जाता है। अब बात करते हैं, मृदा में विभिन्न साइज के कण होते हैं, और साइज के कणों के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली, यदि मिट्टी में बड़े बड़े कण अधिक है तो उसे कहते हैं बलुई मिट्टी। यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत ज़्यादा तो उसे कहते हैं मृणमय या चिकनी मिट्टी। यदि बड़े और छोटे आकार ना दोनों मिक्स है तो उसे कहेंगे दोमट मिट्टी, ठीक है, दुमट या दोमटी मिट्टी। अतः मृदा कितनी प्रकार की हो गई? बलुई सबसे बड़े कण, दुमटी बड़े छोटे, और मृणमय सबसे छोटे कण। मृदा में कणों के साइज का उसके गुणों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बालू के कण अपेक्षाकृत क्या होते हैं? बड़े बड़े कण होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, थोड़ा बहुत गैप रहता है, इसलिए क्या इनमें रिक्त स्थान रह जाता है। ये स्थान वायु से भरे होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होती है ना, हवा से युक्त होती है। बालू रेत जो पाई जाती है मरुस्थल के अंदर, रेगिस्तान में, ठीक है, दोनों पर पाई जाती है, वो बालू रेत होती है। बालू के कणों के बीच के ऐसे स्थानों से जल की निकासी यानी पानी डाले तो तेजी से जल्दी से इसमें नीचे चला जाता है। अतः बालू की मृदा कैसी होती है? हल्की होती है, सुवातित यानी हवा से युक्त होती है, और सूखी होती है, क्योंकि पानी तो इसमें ठहरता नहीं, नीचे चला जाता है, इसलिए सूखी होती है। मृत्तिका या चिकनी मिट्टी की बात करते हैं हम, मृणमय मृदा की, तो ये कैसी होती है? इसके कण क्या है कि बहुत छोटे होते हैं। इससे क्या है, आप जब छोटे होंगे तो आपस में जुड़े होते हैं, और उनके बीच में रिक्त स्थान भी बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। इसके अलावा अगर मृणमय या चिकनी मिट्टी में पानी डाले तो वो काफ़ी देर तक उसी में पड़ा रहता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, जबकि जल इसमें अधिक पाया जाता है अगर डाले तो, लेकिन ये भारी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा जल अधिक रहता है, यानी जल ज़्यादा रहता है, भारी होती है, बीच में गैप नहीं होता। तो ये कुछ मृणमय या चिकनी मिट्टी की विशेषता है। अब बात करते हैं दोमट मिट्टी की। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा कौन सी है? दोमट। दोमटी मृदा बालू और चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण है, यानी इसमें चिकनी भी होती है, दो बलुई भी होती है, गाद भी होती है, सब मिट्टियों का मिश्रण क्या है? दोमट मिट्टी। गाद नली तलों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का साइज बालू और चिकनी मिट्टी के आगे साइज के बीच का होता है। दुमटी मिट्टी में भी क्या होती है? ह्यूमस होती है। इस प्रकार मृदा में पादपों की वृद्धि है, पौधे अच्छी तरह वृद्धि कर सकते हैं, और वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है ना, जल धारण क्षमता भी इसकी अच्छी होती है। अब करते हैं क्रियाकलाप
9.3। तो इसमें क्या है कि आपको मिट्टी को लेकर अलग 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 ऐसे बनाना है, ऐसे ढेले से बना लेना, गोल बना लेना, छड़ी बना लेनी है, ऐसे गोलाकार बना लेनी है मोड़कर। तो इसमें पूछा है कि मृदा से अगर भिन्न भिन्न भांत के ऐसे बनाए ना खिलौने वगैरह, तो सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, यही पूछा इसमें। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है मृणमय या चिकनी मिट्टी, उसके खिलौने आदि बनाए जाते हैं, उसे किसी रूप में भी डाला जा सकता है। जबकि बलुई मिट्टी है वो इस तरह ज़्यादा मुड़ नहीं सकती, ऐसा ढेला सा बन जाएगा, लेकिन ऐसे खिलौने नहीं बनेंगे। और दोमट मिट्टी इनके बीच की होंगी। ठीक है ना। तो सबसे उपयुक्त विधि खिलौने बनाने के लिए कौन सी है, मृणमय या चिकनी। अब हम आगे चलते हैं। अब मृदा यानी मिट्टी के गुण पूछा है। तो मृदा में जल अंतःस्रवण दर पूछी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 50x50 सेमी साइज के 2 वर्ग लेने हैं। ठीक है। इनमें से एक घर के फर्श पर, एक तो घर के फर्श पर यानी आंगन पर, और दूसरा कच्ची सड़क पर बना है। अब 2 समान माप की साइज की 2 बोतलें से पानी लेना और उनमें डाल देना है। तो जो जो फर्श पर है वो पानी पड़ा रहेगा, जबकि कच्ची सड़क का सोख लेगा, पानी गायब हो जाएगा, थोड़ी देर में अवशोषित हो जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसके हम आगे चर्चा करते हैं क्रियाकलाप में। इसके लिए छात्रों के 3 दल बनाने, ABC। और आपको क्या करना है, मिट्टी के अंदर ना ऐसे एक है ना PVC का पाइप गाड़ना है। ठीक है। और ज़मीन के अंदर यहाँ तक, फिर इसमें एक है ना एक बोतल पानी डालना है, 3 जगह 3 पाइप में, 3 अलग अलग जगह। ठीक है ना। 200 ml की बोतल भर कर डालनी है। जब पानी डाला उस समय का टाइम हमने नोट कर लिया। ठीक है। जब पानी पूरा ये पाइप सोख ले वो टाइम नोट कर लिया, तो हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की मिट्टी है, वो पानी सोखने में अलग अलग समय लेती है। कुछ में काफ़ी देर तक पानी पड़े रहता है, कुछ में तुरंत गायब हो जाता है, कुछ में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ में जल्दी गायब होता है, कुछ में बाद में काम होता है। तो इससे क्या है, अंतःस्रवण दर निकाल सकते हैं कि अंतःस्रवण क्षमता क्या है मिट्टी की। तो क्या जल की मात्रा कितनी है, उसमें कितना टाइम लगा अंतःस्रवण में, यानी मिट्टी के अंदर नीचे पानी जाने में कितना टाइम लगा। यहाँ पर मिट्टी है ऊपर, यहाँ पानी उड़ेला, तो पानी धीरे धीरे करके नीचे चला जाएगा ज़मीन में, तो इसमें कितना टाइम लगा, उसकी जो रेट होती है उसी कहते हैं अंतःस्रवण दर। तो मान लो 200 ml हमने जल लिया और 20 मिनट नीचे जाने में लगे, तो उसकी वैल्यू होगी 10 मोल प्रति मिनट, 10 ml प्रति मिनट उसकी वैल्यू हो गई, किसकी, अंतःस्रवण दर की। तो अलग अलग मिट्टियों में हम करके देखें तो बलुई मिट्टी है उसकी अंतःस्रवण दर सबसे ज़्यादा होती है, वो तुरंत पानी डाला थोड़ी देर में चली जाती है। दोमट की, मध्य की और मृणमय मृदा होती है उसकी जो अंतःस्रवण दर है सबसे कम होती है। अब है मृदा में नमी। अब जब गर्मियों में हम देखते हैं खेत वगैरह खुले स्थान पर, तो देखते हैं दूर से ज़मीन पर ऐसे ना पानी का सरोवर सा दिखता है। ठीक है ना। ऐसे भाप सी बन के उड़ती दिखती है, तो वो क्या है, वो जब धूप पड़ती है तो मिट्टी में से क्या है वो निकलती है, नमी निकल कर चली जाती है। इसके लिए भी यहाँ पर एक प्रयोग दिखा रखा है। आपको क्या है कि मिट्टी का नमूना लेना है और उसको गर्म करना। तो यहाँ पर भी भाप वगैरह भाप सी दिखेगी, जो आगे जाकर इसके मुंह पर क्या है, जब इसको गर्म करेंगे ना स्टैंड पर टांग कर, तो यहाँ पर क्या पानी बन जाएगा। तो वो पानी कहाँ से आया, जब इसको गर्म किया तो भाप बनकर उड़ा, गर्म था यहाँ पर भाप रूप में दिखा कवतर नली में, और जहाँ वो संघनित हुआ वो पानी बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर जो गर्म करने पर मिट्टी होती है और एक साधारण मिट्टी होती है, इसकी तुलना हम क्या करें, उस मिट्टी से करें जिन्हें गर्म नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच अंतर क्या है, तो इसको जो गर्म कर लिया इसके अंदर नमी या पानी की मात्रा बिल्कुल न के बराबर है, जबकि जिसको गर्म न किया उसके अंदर नमी है, थोड़ी बहुत पानी है। ये दोनों मिट्टियों में अंतर है। अब बात करते हैं मृदा द्वारा जल का अवशोषण। इसके लिए क्या है, आपको एक प्लास्टिक का कीप लेना है, फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर कीप में लगा लेंगे। किसी मिट्टी के पाउडर को 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाए गए फिल्टर पत्र में डालेंगे। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर माप नोट कर लेंगे और इसे जल को बूंद बूंद करके क्या कीप में डालेंगे। यानी कीप है, कीप के अंदर अखबार लगा लिया, फिल्टर पेपर जैसे बनाकर हमने लगाया था, क्लास 6 में था शायद ये। ठीक है। तो उसके अंदर फिल्टर पेपर के अंदर कीप में पहले मिट्टी डालेंगे, फिर बूंद बूंद करके जल डालेंगे। इस कार्य के लिए आप ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर पूरी मिट्टी को गीला करना है। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक रीस कर कीप से नीचे बूंद बूंद आना स्टार्ट ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे हुए जल को माप कर उसे आरंभिक माप से घटा दीजिए। मान लो 100 लिया और बूंद बूंद आने तक हमारा 50 ml खर्च हो गया, तो घटा लेंगे, तो 50 ml जल हमारे पास बचा। ठीक है। जिसे अपने मृदा द्वारा धारण किए गए जल से आयतन ज्ञात हो जाएगा। इसको नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है ना। तो यह कीप है और ये बिकर यहाँ पर लगा ली, इसमें फिल्टर पेपर लगा लिया, इसमें रेत है और बूंद बूंद जल डालेंगे। जब यहाँ से शुरू में हम जल माप लेंगे, एक में मान लो 100 ml ले लिया, अभी बताया था मैंने, इसमें से ड्रॉपर भर भर के इसमें डालेंगे बूंद बूंद, सारी मिट्टी गीली करनी है। जब यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो जाए नीचे से, तब उस जल को कितना बचा,
नोट कर लेंगे। मान लो 50 ml बचा, शुरू में 100 था, तो 50 ml हमने यहाँ पर जल खर्च कर लिया। तो इससे क्या है, मृदा कितना जल का अवशोषण कर सकती है, अवशोषण है ना, अपने अंदर ले सकती है, समा सकती है। जितना पानी डाला अपने पास रख सकती है। कितना पानी अपने पास रख सकती है, एक टाइम आता है जब पूरी मिट्टी गीली हो जाती है तो वो अपने पास नहीं रख सकती, फिर क्या जल इससे नीचे रिस कर जाने लगता है, तो वो क्या है, मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पर जल अवशोषित प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या है, U माइनस वी गुणा 100/50। U क्या है यहाँ पर, मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन, पानी शुरू में कितना था वो U है, और मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन जो लास्ट में बचा वो कितना है, और मृदा द्वारा अवशोषित जल कितना होगा, U माइनस वी। U से यानी शुरू से एंड तक दोनों में घटा लेंगे तो हो जाएगा। और मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान कितना होगा, तो U में से V घटा लेंगे और ग्राम होगा, वो हो जाएगा 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होगा। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। और इस क्रियाकलाप को विभिन्न मिट्टियों के साथ कर सकते हैं। जैसे कि किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे ज़्यादा होगी, तो वो होगी बलुई मिट्टी। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम होगी, वो होगी मृणमय मृदा। ठीक है, ठीक है। अब है, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है। जल धारण सबसे ज़्यादा कौन करती है, मृणमय, यानी चिकनी मिट्टी में जल काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, काफ़ी टाइम लगेगा नीचे जाने में, जबकि बलुई मिट्टी में तुरंत चला जाएगा। तो इसलिए बलुई मिट्टी की क्या जल धारण क्षमता सबसे कम है और मृणमय की सबसे ज़्यादा। क्या कोई तरीका बता सकते हैं जिससे कि वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भूमि जल में चला जाए। बहुत सारे तरीके हैं, खड्डे खोद दो या पानी ऊपर पड़ा है वो अपने आप चला जाएगा। ठीक है ना, खड्डे खोद कर या पाइपों की मदद से हम जल संग्रहण कर सकते हैं भूमि में। अब बात करते हैं मृदा और फसलों की। भारत देश बहुत बड़ा है, उसमें क्या है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है और अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और नमी द्वारा मृदा प्रभावित होती है। मिट्टी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पवन यानी हवा, वर्षा, ताप कितना है, प्रकाश कितना मिला और नमी कितनी है। वे कुछ प्रमुख जलवायु कारक है जो मृदा परिस्थितिका को प्रभावित करते हैं, मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। हवा तेज है तो ऊपरी जो ह्यूमस वाला है उड़कर चला जाएगा, एक परत कम हो जाएगी। जलवायु कारक और मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र में उगने वाली ये कारक क्या है कि किस्मों का निर्धारण करते हैं। मिट्टी को प्रभावित करेंगे, मिट्टी प्रभावित होगी तो वहाँ उगने वाली फसलें भी अलग अलग होगी। मृणमय और दुमटी मृदा दोनों में ही गेहूं और चने जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। मृणमय और दुमटी मिट्टी में कैसी फसलें उगाई जा सकती है, गेहूं और चने। ऐसी मृदा जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृत्तिका और जैव पदार्थ से युक्त अच्छी जल धारण वाली क्षमता आदर्श है ना। धान है ना, गेहूं, चावल के लिए कैसी होगी, मृत्तिका एवं जैव पदार्थ है ना जिसमें कि ह्यूमस ज़्यादा हो, वैसी मृदा चाहिए। मसूर और अन्य दालों के लिए दुम्मट मृदा की आवश्यकता होती है जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाए। और मसूर की दाल के लिए कैसी होगी, दुम्मट मृदा। यहाँ पर एक चीज दर्शा रखी है, ग्राम और किलोग्राम क्या द्रव्यमान के मात्रक है। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 ग्राम भार होता है, और 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है, 1 किलो, यानी 1 किलो होती है, 1 ग्राम होती है, जिसे नापते हैं ना बाट से, वो यहाँ पर दर्शा रखा है। ठीक है, कपास के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, बलुई दुम्मट अथवा दुम्मट मृदा, यानी काली मिट्टी होती है ना कपास के लिए, वो अच्छी होती है जिसमें जल का निकासी आसानी से हो जाती है और पर्याप्त परिमाण में वायु धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मरणमय मृदा होगी, लेकिन एकदम महीन होनी चाहिए क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती है, उर्वरता ज़्यादा चाहिए गेहूं के लिए। तो ये कुछ मृदा थी, उगने वाली फसलें थी। और एक अध्ययन दिखा रखा है, जॉन रसीदा और राधा, मध्य प्रदेश में सोहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर गए। वहाँ पर क्या बातचीत होती है, जॉन कहता है आप मिट्टी कहाँ से लाए, तो दादोजी कहते हैं हम बंजर भूमि से काली मिट्टी लाए। राधा कहती है मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है, दादाजी कहते हैं सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर कंकर पत्थर आदि भी अलग कर लेते हैं। कंकर पत्थर हटने के बाद उस मिट्टी को लगभग 8 घंटे के लिए भिगो देते हैं। इस मिट्टी में घोड़े की लीद और कुछ मात्रा में घोड़े की लीद मिलाकर उसे गूंथ लेते हैं। गूंथी हुई मिट्टी को चाक पर रखकर उचित आकार दे देते हैं। किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप प्रदान करने के लिए हाथ का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तु को 2 या 3 दिन के लिए सुखाते हैं, उसके बाद उनकी रंगाई करते हैं। शुष्क वायु में सूखने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में गर्म करते हैं। रसीदा कहती है मिट्टी में घोड़े की लीद क्यों मिलाते हैं, तो दादूजी कहते हैं पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटकों और सुराही में जल क्या अंतःस्रावित होकर बाहरी सतह पर आ जाता है, वाष्पित हो जाता है और घड़े और सुराही में पानी ठंडा रहता है। लीद मिलाते हैं तो उससे क्या वो जल जाती है और थोड़ा थोड़ा छिद्र बन जाते हैं मिट्टी में।
इसलिए क्या है कि जब मटके में पानी डालते हैं तो उन छिद्रों से बाहर आ जाता है वाष्पन द्वारा, तो वो सतह ठंडी हो जाती है और हमें ठंडा पानी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये मटके बनाने की विधि बताई थी, मटके वगैरह सुराही वगैरह किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, अब बात की गई है मृदा अपर्दन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, यानी मिट्टी का ऊपरी सतह है उसका टूटकर किसी अन्य स्थान पर चला जाना मृदा अपर्दन कहलाता है। यानी जल, पवन या बर्फ के द्वारा, पवन है ना हवा के द्वारा मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना क्या अपर्दन कहलाता है। अपर्दन है ना कटाव। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है, पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इसे पवन और प्रवाही जल के साथ बह जाती है। इसलिए पौधे लगाने चाहिए, पौधे लगाने से क्या है धूप वगैरह जो मिट्टी है वहाँ की वहीं रह जाती है। याद रखना, कहीं आप देख लेना अपने आसपास जहाँ धूप लगी है वहाँ की मिट्टी उड़कर नहीं जाएगी, जहाँ धूप नहीं है वहाँ से रेत उड़कर जाएगी। मृदा का अपर्दन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर जहाँ रेगिस्तान होता है और बंजर भूमि होती है वहाँ पर ज़्यादा होता है। बंजर भूमि में पेड़ पौधे नहीं होते, मरुस्थल में भी रेत क्या बलुई होती है, वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते। जहाँ सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती, यहाँ पर वनस्पति नहीं होती, इसलिए रेत उड़कर चली जाती है, अपर्दन ज़्यादा होता है। अतः वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन यानी वन युक्त भूमि का वन रहित भूमि में परिवर्तित होना, यानी वनों का काटना, वनोन्मूलन है ना वनों की कमी रोका जाना चाहिए, वनों की कटाई रुकनी चाहिए। हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का है ना ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, इन सबसे क्या मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर बताया जैसे मृणमय मृदा में गेहूँ उगता है, इसलिए आप अलग अलग बलुई काली मिट्टी है उसमें कपास उगती है, तो आप अभी बताया उसमें यह सारणी भर सकते हैं। और धान रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी, ऐसी मृदा अंतःसरण सबसे अधिक हो ये कम हो, अभी मैंने बताई थी, यहाँ पर पढ़ी थी, आप दोबारा देख लेना वीडियो पॉज करके, यहाँ पर फसलों के रूप में बताई थी, देख लीजिए। ये रही धान के लिए मृतिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध अच्छी जल धारण वाली क्षमता मिट्टी आदर्श होती है, यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है ना, वहाँ पर आप सारणी टेबल पूरी कर सकते हैं। इसी के साथ आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।